इतिहास की हमारे अतीत। अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य। एक मानचित्र दिया हुआ है और इस मानचित्र के बारे में वर्णन है। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? मानचित्र के बारे में कहा गया है 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। एक चित्र है और इस चित्र का वर्णन है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। प्रश्न: क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थीं।
राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए, शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां, ये बॉक्स में है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा अर्थात मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी बनवासी, तुरुष्क यानी तुर्क, वत्स और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य इत्यादि राजाओं को पराजित किया। इस चित्र का वर्णन इस प्रकार से है। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। बॉक्स में भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेढ़ें बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बांबी, चबूतरें, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल कर सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे।
यह विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी-कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 ईस्वी तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों यानी ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा लिया गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज द्वितीय, जिसने सन 1168 से 1192 तक राज्य किया। पृथ्वीराज द्वितीय ने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 ईस्वी में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। मानचित्र 2 चोल राज्य और उसके पड़ोसी उरैयूर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ स्तुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका क्षेत्र अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने अपने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। रामराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। वे शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर छत
जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। दूसरे शब्दों में, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थीं। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। ये एक चोल कांस्य प्रतिमा है। देखिए कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर भी गौर कीजिए। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थीं। इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरियार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का वर्णन मिलता है। वेल्लन बगाई यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेय यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग यानी किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। तिरुनमट्टुकनी यानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम यानी जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख
प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की एक तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया, यानी एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के लिए लेटी हुई थीं। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पांव फटने से पहले तगड़े पुलैयार, जो पुलाया का बहुवचन है, को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ सन 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मामलों में भिन्न थी, सोचिए।